इंस्पेक्टर आदिल जो बैठा डॉक्टर जमील की बातें सुन रहा था, वो एकदम से परेशान हो गया। वो कहानी सुन के कि जिस तस्वीर को वो लेके आया था वो क्या कहानी थी। डॉक्टर साहब, आपने फिर क्या किया? डॉक्टर जमील बोले। उस बुजुर्ग ने कहा, इस ताबूत को इसी छोटे से बॉक्स के अंदर जो उसके अंदर रखा हुआ है, इसको बंद करो और इसको बंद करके वापस उसी जगह पे दफना दो जहां से तुम लोगों ने इसको निकाला है। और वो कुछ देर खड़े होकर पढ़ते रहे और उसके बाद उन्होंने हाथ का इशारा किया। हमने उस ताबूत को फिर से बंद किया, उसका ढक्कन ऊपर से, और वो छोटा बॉक्स जो उसके अंदर राज था, उस अफरीद का राज, वो भी उसी के अंदर था। उस ताबूत को जो हमने बहुत मुश्किल से रस्सियों से बांध के, और रस्सियों को हमने ऊंटों से बांधा था और ऊंटों ने जोर लगा के उसको निकाला था, उसको फिर से अंदर रख दिया और हमने उस ताबूत को बंद कर दिया। लेकिन आज जब तुम मेरे पास आए हो तो एक खौफ सा मेरे अंदर सवार हो गया है। तो आदिल बोला, डॉक्टर साहब एक और बात, आप जो बात बता रहे हैं, आपने कहा जब मैं जवान था तुम्हारी उम्र का था, अब तो आपकी उम्र भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो इतने सालों तक अफरीद कहां रहा? खामोश क्यों रहा? अब आके कुछ अरसा पहले ही क्यों एक्टिव हुआ है? उससे पहले क्यों नहीं, जब वो जाग चुका था उसने कुछ भी किया? डॉक्टर जमील बोले, बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। वही बुजुर्ग जिन्होंने उस अफरीद को, उसके बॉक्स को देखा था और बंद करवा के डाला था, तो मैं उनसे मिलता रहा क्योंकि मैं उनकी पर्सनालिटी से यकीनन सी बात इंप्रेस हो गया था, जितना कुछ उनके इल्म से मुझे पता लग गया था। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि जब मैं जिंदा रहूंगा तब तक यह अफरीद कुछ नहीं कर सकेगा, इस दुनिया में मौजूद रहेगा, और जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो अफरीद बाहर निकल आएगा। और कुछ अर्सा पहले ही वो इस दुनिया से बुजुर्ग जा चुके हैं, और यकीनन सी बात है जब वो इस दुनिया से चले गए हैं तभी तुम्हारे गांव में इस तरह के बहुत सारे वाकयात होना शुरू हो गए हैं। आदिल बोला, तो डॉक्टर साहब अब आगे क्या होगा? वो बोले, हां, मरने से पहले वो मुझे कुछ बता के गए थे। वो शायद जानते थे, अल्लाह के नेक बुजुर्गों को पता होता है कि कब वक्त आएगा कि वो इस दुनिया से चले जाएंगे, पर्दा नशीन हो जाएंगे, इसलिए वो बहुत सारे राज मुझे बता गए थे। अब शायद वो राज जो उसी बॉक्स के अंदर है, वो जो बॉक्स दफन है, हमें उसको निकालना होगा। मैं तुम्हें नक्शा देता हूं क्योंकि मुझे उन बुजुर्ग ने कहा था कि इस जगह को याद कर लो, किसी कागज पे नक्शा बना लो, आने वाले वक्त में हो सकता है इसको खोलना पड़े। रुको। वो गए और काफी देर ढूंढ डांड के एक बॉक्स लेके आए। पुराना सा बना हुआ एक बॉक्स था जिसको उन्होंने खोला तो उसके अंदर कागज, आम से कागज पे एक पूरा नक्शा बनाया गया था। उन्होंने वो नक्शा आदिल के सामने रख दिया और बोले, ये है वो नक्शा जिस जगह पे वो बॉक्स आज भी दफन है। हमें उस बॉक्स को फिर से निकालना होगा। आदिल बोला, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने सिपाहियों की मदद से क्या उसको निकाल सकता हूं? वो बोले, हां, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी भी रात के अंधेरे में वहां पे मत जाना, ना किसी को जाने देना, वो वापस नहीं आ सकेंगे। सूरज की रोशनी में ही वहां पे जाना, खुदाई का काम करना, और जैसे ही अंधेरा फैलने में अभी घंटा रहता हो तो वापस आ जाना। वो बोला, ठीक है। इंस्पेक्टर आदिल उस नक्शे को लेके वहां से रवाना हो गया, और जैसे ही वो अपने सिपाहियों को, जो खास एतमाद वाले थे कि वो बाहर खबर में ना फैला सकें, उनको लेके, सामान लेके, जीप लेके वो वहां पे पहुंचे, तो सुबह सूरज जब अपनी आबो ताब से बाहर निकल के आ चुका था, तो उस नक्शे को सामने रखते हुए उन्होंने खुदाई शुरू करवा दी, लेकिन राजदारी के साथ कि खबर बाहर ना जाए। खुदाई करते 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 आखिर वो उस जगह पे पहुंच गए जहां सिपाही ने जोर से कुदाल जमीन पे मारी तो उसकी कुदाल एक लकड़ी से टकराई। तो वो बोला, आदिल साहब, सर, यहां पे कुछ है।
जल्दी से उसको हटाया गया और उस मिट्टी को हटाने के बाद जब देखा तो वाकई एक नायाब किस्म का, इंतहाई खूबसूरत किस्म का एक बहुत बड़ा सा लकड़ी का बना हुआ बक्स था। इंस्पेक्टर आदिल हैरान रह गया कि उसने इस तरह की बातें जिंदगी में सुन रखी थी, लेकिन आज अपनी आंखों से एक ऐसी लकड़ी की चीज को देख रहा था जो सिर्फ किस्से कहानियों में उसने सुनी थी। उसको मट्टी हटवा के उसने खोल दिया और जैसे ही उसको खोला गया तो वो खाली था, लेकिन उसके कोने पे एक और छोटा सा बॉक्स मौजूद था जो वो भी नायाब और इंतहाई खूबसूरत था। वो जंजीर के साथ बांधा गया था। इंस्पेक्टर आदिल ने उस छोटे से बॉक्स को हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उससे पहले जो उसको पढ़ने के लिए कहा गया था आयात, उसने कुछ आयात पढ़ी और आयात पढ़ने के बाद उसने उस बॉक्स को अपने हाथों में उठा लिया। उसका वजूद, उसका अंग अंग खौफ से कांपना शुरू हो गया। उस बॉक्स में कुछ तो ऐसी वहशत थी जिसको उठाते हुए उसके दिल की घबराहट, वो एक पुलिस वाला था, कई मुकाबलों में जा चुका था, डरा नहीं था, लेकिन उसको डॉक्टर जमील ने कहा था कि हाँ तुम खुदाई कर लोगे, लेकिन एक याद रखना, ये कोई चोर और पुलिस का मुकाबला नहीं है, ये जिंदगी और मौत का मुकाबला है। जिंदगी और मौत के मुकाबले में याद रखना, अपने आप को कमजोर ना होने देना। कई दफा तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारे दिल की धड़कन कपकपाएगी, तेज हो जाएगी, घबराना मत। और वाकई ऐसे था। उस बॉक्स को उठाते वो नॉर्मल था, जैसे ही बॉक्स उसके हाथ में आया उसका पूरा वजूद लरज उठा था। उसने उस बॉक्स को उठाया। अभी सूरज गरूब होने में काफी टाइम था। उसने उस बॉक्स को अपनी गाड़ी में रखा और मुलाजमों से कहा, बाकी इसको बंद कर दो। बाकी उस बड़े से ताबूत को उसी तरह बंद कर दिया गया। छोटा वो संदूक उसमें से निकाल लिया गया और ताबूत को उसी तरह जमीन में दफना दिया गया। पुलिस वाले यकीनन हैरान थे, ये माजरा क्या है? तो इंस्पेक्टर आदिल ने उनको समझा दिया, ये एक ऐसा माजरा है जो जिंदगी और मौत से जुड़ा है। जो गांव में लोगों की मौत वाक़ई हो रही है वो इसी से जुड़ी हुई है। जो भी किसी को बताने की कोशिश करेगा, याद रखना वो उसकी भी मौत वाक़ई हो जाएगी। तो इतने डर गए तो सब वादा कर रहे थे कि हम ये राज किसी को नहीं बताएंगे। उस संदूक को लेके सीधा डॉक्टर जमील के पास पहुंचा, जो बेचैनी से उसका इंतजार करते। वो बोले, मैं रोज ही तुम्हारा इंतजार करता था कि तुम कब आओगे, क्या ले आए हो? जी सर, मैं ले आया हूं। वो बॉक्स उसने डॉक्टर जमील के हवाले किया। डॉक्टर जमील ने उसके सामने बैठ के उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एक कागज था और एक लकड़ी की बनी हुई तख्ती थी। लेकिन कागज के ऊपर और उस तख्ती के ऊपर जो तहरीर थी वो एक ऐसी जुबान में लिखी गई थी जो ना ही डॉक्टर आदिल को समझ आई और ना ही इंस्पेक्टर आदिल को समझ आई और ना ही डॉक्टर जमील को। डॉक्टर आदिल बोला, डॉक्टर साहब ये कौन सी जबान है? वो बोले, रुको। अपनी लाइब्रेरी से एक बड़ी सी किताब उठा के लाए, उसके सफ़े गर्दानते रहे और उसके बाद एक सफ़े पे जाके कुछ पढ़ते रहे और कागज़ पे लिखना शुरू कर दिया। वो जो तख्ती की एक लिखी हुई तख्ती सी थी लकड़ी के ऊपर, जिसके ऊपर कुछ अजीब सी जुबान में लिखा गया था, उसके हरूफ को लिखते गए और तर्जमा करते गए और जब तर्जमा कर चुके तो उनके चेहरे पे एक परेशानी सी आई और बोले, सही कहा था, ये तख्ती बताती है इस शैतान, इस अफरियत को, जो अकेला नहीं है, इसके साथ कई और भी हैं जो उसको लेने के लिए भी आए थे। वो उसी ही खंडरात के अंदर एक और किताब है। उसी जादूगर ने जो एक और किताब, जिसकी मदद से उसने जादू किया था, जिसकी वजह से वो अफरीद ताकतवर हो गया था और वो जादूगर बीमार पड़ गया, कमजोर पड़ गया, इसका खात्मा नहीं कर सका और उसने कहा आने वाले कई सालों बाद इसका खात्मा होगा। ये भी लिखा जा चुका है। इसलिए उसने अपनी वो जादू की किताब भी उसी खंडरात के किसी तय खाने में रख दी है और उस किताब का जलाना बहुत जरूरी है। जब तक उस किताब को आग नहीं लगाई जाएगी तब तक ये अफरीद ताकतवर रहेगा और जैसे ही उस किताब को जला दिया जाएगा वो अफरीद का खात्मा हो जाएगा। और डॉक्टर साहब ये दूसरा कागज क्या है?
उन्होंने कहा ये एक नक्शा है, इसके ऊपर भी जो तहरीर साथ साथ लिखी गई है उसकी भी वो तर्जमा करते रहे और बोले कि पूरा मैं तुम्हें नक्शा बना के देता हूं इसकी मदद से कि किस तरह उस किताब तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखना। तो बोला क्या डॉक्टर साहब? उस पे जाने के लिए सिर्फ एक अकेला शख्स ही अंदर जा सकता है और लोग नहीं। तो बोला हाँ ठीक है ना, मैं जाऊंगा। वो बोले तुमसे पहले भी कहा था, ये जिंदगी और मौत की जंग है, ये इतना आसान नहीं है जिसको तुम इतना आसान समझ रहे हो। इंस्पेक्टर आदिल बोला सर, लोगों की जान बचाने से कुछ भी नहीं है, ये मेरी ड्यूटी भी है, मेरा फर्ज भी है। ये मैंने वर्दी ऐसी नहीं पहनी, ये मैंने वर्दी इसलिए ही पहनी थी कि लोगों की मैं हिफाजत करूंगा और मैंने अहद किया था अपनी जात के साथ। तो अगर मैं लोगों की हिफाजत ही नहीं कर सकता तो ये मैंने वर्दी अपने जिस्म पे क्यों पहन रखी है? ये वर्दी मुझे फर्ज सिखाती है कि मुझे अपनी जान को जोखों में भी डालना पड़ा तो मैं डालूंगा, लेकिन लोगों की हिफाजत करूंगा। आप बेफिक्र होइए सर, मेरी जात से जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। डॉक्टर साहब ने उस पूरे नक्शे को तरतीब दिया और उसके बाद कहा ठीक है, हिम्मत मत हारना, खुदा तुम्हारे साथ है, इस अफरीद का खात्मा होके रहेगा। इंस्पेक्टर आदिल वो नक्शा हाथ में लिया और बोला अब मैं इजाजत चाहूंगा। डॉक्टर जमील बोले नहीं, अभी तुम्हें रुकना होगा। अभी तो तुम जा सकते हो लेकिन कुछ दिनों तक रुकना होगा, उसके बाद मैं जब तुम्हें कहूंगा उसके बाद ही तुम उस तरफ जाओगे और मैं भी तुम्हारे साथ हूंगा। 3 दिन के बाद डॉक्टर जमील ने उससे राब्ता किया कि क्या तुम तैयार हो? वो बोला जी सर, मैं तैयार हूं। इंस्पेक्टर आदिल अपने काफी सिपाहियों के साथ और डॉक्टर जमील के साथ वहीं पे रवाना हुआ। वो लोग जब उन खंडरात पर पहुंचे तो डॉक्टर जमील ने खड़े होकर एक निगाह खंडरात को देखा जैसे अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं और बोले हाँ, बहुत अरसे बाद आया हूं यहां पे। मेरे कई मजदूर इन खंडरात के नीचे दफन हैं, उनकी मौत वाक़ई हो गई थी। कुछ को हम बचा सके थे, बाकियों को नहीं बचा सके। खुदा के सुपुर्द करता हो तुम्हें, घबराना मत। उसी वक्त नक्शे को सामने रख के डॉक्टर जमील और इंस्पेक्टर आदिल आगे बढ़ते रहे, खुदाई करते रहे। पुलिस वालों से कहते वो खुदाई करते और वो आगे बढ़ते। ऐसे खोदते 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 एक ऐसी जगह पे पहुंचे जब उन्होंने जमीन को खोदा तो उसके अंदर एक निशान बना आया, एक खास अंदाज का, एक खौफनाक सा निशान बना हुआ था। उस दीवार पे निशान देख के डॉक्टर जमील बोले हम पहुंच गए। ये निशान बताता है जो इस नक्शे पे लिखा हुआ है कि ये वो रास्ता है, इस तिलिस्माती दुनिया के अंदर दाखिल होने का रास्ता। अब यहीं से तुम्हें दाखिल होना है और तुम अकेले ही दाखिल होगे। उसने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूं। जमील ने सर पे एक कैप भी पहन रखी थी जो ऊपर लाइट भी लगी हुई थी। उसने अपना हाथ लगा के खंजर जो था चेक किया, उसका खंजर भी उसके पास महफूज था और उसका पिस्तौल जो उसको सर्विस के दौरान दिया गया था, उसने देखा उसका पिस्तौल भी लगा हुआ है। वायरलेस सेट जो पुलिस वालों के पास होती है, उसने अपना वायरलेस सेट निकाला और अपने बंदों से वायरलेस पे बात की। उन्होंने कहा आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है, क्योंकि अंदर जाके राब्ते का वाहिद सिलसिला ये वायरलेस थी। आगे क्या क्या पेचीदगियां आती, क्या क्या भयानक, क्या क्या खौफनाक आता, वो नहीं जानता था। उसने कहा ठीक है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जिस मिशन पे जा रहा हूं इसमें मुझे कामयाबी हासिल हो। उसने अपने हाथ में कुदाल पकड़ी और कुदाल से उसने उसी भयानक सी बनी हुई शक्ल पे जो दीवार पे थी चोटें लगाना शुरू कर दी। वो जैसे जैसे उसके ऊपर चोटें लगाता जा रहा था कि वो पूरा निशान चोट लगाते लगाते ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। एक थोड़ा सा निशान रह गया था। जैसे उसने आखिरी चोट उस निशान पे मारी तो ऐसा लगा जैसे शां करके एक दरवाजा साइड पे खुल गया हो। एक पत्थर का बहुत बड़ा दरवाजा था जो खुल गया। बहुत से लोगों के दिमाग में
मूवीज़ भी देखी हैं, एक पत्थर का दरवाज़ा ऐसे चला जाता है, खुल जाता है। ये क्या होता है, क्या हकीकत में होता है, नहीं होता, ये मैं आपको कहानी के एंड में बताऊंगा। उसके बाद अंदर पहली दफा उस दरवाजे के खुलने से सूरज की किरणें अंदर की तरफ गईं। तो अंदर जैसे ही किरणें पहुंची तो लोगों ने देखा कि अंदर घुप अंधेरा, सूरज की रोशनी की किरणें पहुंचने की वजह से उजाले में बदल गया था और अंदर लगता था वाकई जैसे एक और दुनिया इस्तकबाल के लिए मौजूद हो। दरो दीवार को इस तरह तराशा गया हो, बनाया गया हो जैसे ये पहला रास्ता नहीं, कई राहदारियां होंगी, कई कमरे होंगे, कई जगह होंगी। और इंस्पेक्टर आदिल उस दरवाजे को अबूर करके जैसे ही आगे बढ़ा तो उसको नजर आया आगे एक सीढ़ी है। उसने अपना एक कदम सीढ़ी पे रखा और जैसे ही दूसरा कदम उसने दूसरी सीढ़ी पे रखा तो वो जो दरवाजा खुला था की आवाज के साथ वो दरवाजा बंद हो गया। और जो अभी कुछ सेकंड पहले सूरज की किरणें उस अंदर तय खाने के अंदर आई थी, फिर से वहां पे घुप अंधेरा छा गया। अब फौरी तौर पे इंस्पेक्टर आदिल ने अपने उस हेलमेट जो उसने पहन रखा था, हिफाजती पहनते होते हैं मजदूर हिफाजत से बचने के लिए, उसने उसके ऊपर लगी टार्च को जला दिया। तो फिर उस घुप अंधेरे के अंदर उसकी आंखें देखने की आदी हो गई, रोशनी हो गई। तभी उसने अपनी वायरस निकाली कि मैं उनको बता सकूं कि मैं खैरियत से हूं। तो उसने देखा वायरलेस के सिग्नल गायब हो चुके हैं, वायरलेस काम नहीं कर रही थी। वो दरवाजा क्या बंद हुआ था, एक पैगाम था कि तुम्हारा दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। उसी वक्त उसने वायरलेस को वापस रखा और खड़े देखा ये एक कॉरिडोर सा एक रास्ता था जो सीधा आगे की तरफ जा रहा था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हुआ। वो थोड़ी ही देर गया था कि उसको महसूस हुआ उसकी राइट साइड पे जो दीवार है, उस दीवार के अंदर से किसी छोटे मासूम बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। एकदम से उसके दिल में ख्याल आया, क्या वो अफरीद किसी इंसान के बच्चे को उठा लाया है? वो इस हद तक गांव में जो मामलात हो रहे थे, जो इंसान गायब हो रहे थे, तो उसमें अब वो बच्चे को उठा लाया था। उसने कहा कितना जालिम है ये अफरीद, इस शैतान ने बच्चे को भी नहीं छोड़ा। वो दीवार को टटोलता टटोलता आगे बढ़ता रहा तो आगे उसको दरवाजा नजर आया। उसने उस दरवाजे को खोला तो वो दरवाजा आसानी के साथ खुल गया और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो ये देख के हैरान रह गया, जिस कमरे से रोने की आवाज आ रही थी उसी ही कमरे के अंदर जब वो दाखिल हुआ तो उस कमरे के अंदर 3-4 और भी दरवाजे थे और उसके बिल्कुल दरमियान में लकड़ी की बनी हुई एक मेज रखी हुई थी, पुराने दौर की भारी भरकम जिस तरह की मेज होती है, भारी भरकम इस तरह की मेज थी। उसकी 4 टांगे नहीं थी, बिल्कुल दरमियान में उसकी सिर्फ सपोर्ट थी और फैली हुई मेज थी और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। एक ऐसा गोल सा पत्थर रखा हुआ था जो इंसानी हाथों में थामा जाए तो 2 हाथों के बराबर बनेगा और उस पत्थर के अंदर में से सफेद रोशनी निकल रही थी और उसी सफेद रोशनी ने पूरे कमरे को रोशन कर रखा था। उसी सफेद रोशनी की वजह से पूरा कमरा रोशन था और उसी कमरे से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। ऐसा महसूस होता था कि इसी कमरे के अंदर ही वो बच्चा है जो फंसा हुआ है और मासूम है, रो रहा है, मुझे उसकी मदद करनी है। वो ऐसे घूमता हुआ दरवाजों की तरफ, बंद दरवाजों को देखता 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 उस टेबल के जब करीब पहुंचा तो उसको लगा इसी टेबल के करीब से रोने की आवाज आ रही है। वो चारों तरफ घूम के अंदाजा लगा चुका था कि यही टेबल है और इसी टेबल के करीब से आवाज आ रही है। उसने घूम के पूरी टेबल को देखा, क्या ये कोई टेबल है या कोई ऐसा रास्ता जो किसी और तय खाने की तरफ जाता है, किसी और रूम की तरफ खुलता है, क्योंकि इसके ऊपर रखा हुआ जो पत्थर है इसमें से सफेद दूधिया कलर की रोशनी निकल रही है। यहीं पे कोई जरूर राज छुपा है। वो उस टेबल के करीब खड़ा हुआ, उल्टे हाथ की उसने अपनी 2 उंगलियां और एक हाथ से उसने अपना खंजर निकाला। सीधे हाथ में उसने एहतियातन खंजर पकड़ लिया अपनी हिफाजत के लिए और उल्टे हाथ की 2 उंगलियां जैसे ही उस पत्थर को टच की कि शायद इसको
क्या चीज़ है, ये क्यों इसमें से रोशनी निकल रही है, जानने के लिए जैसे ही उसने उन दो उंगलियां पत्थर पे टच की तो ऐसा महसूस हुआ इंतहाई ठंडा यख किस्म का पत्थर है ये। उसको उंगलियां टच करके उसको अच्छा सा लगा, एक अच्छा सा बेहतरीन सा ठंडा सा पत्थर था। वो घबरा रहा था, समझ गया इसका मतलब है डरने की जरूरत नहीं। तभी उसने अपना उल्टा हाथ इस तरह जोर से उसके ऊपर रखा जैसे उसको दबाना है या घुमाना है, और जैसे ही वही उंगलियां पहले उसने 2 टच की थी और उसके बाद पूरा हाथ जैसे ही उसके ऊपर रखा तो उसका हाथ उस पत्थर के साथ चिपक गया, जो वो जोर लगाने पे भी पीछे हटा नहीं सका। उसका हाथ चिपका हुआ था।